ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं निशा नैयर। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू करेगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में छत्तीसगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत बताई। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक अमले ने विभिन्न दलों से संबंधित प्रचार सामग्री को हटाया। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई, मौके से हथियार बरामद। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू करेगी। इसके तहत वर्ष 2008, 9 और 10 में पैदा हुए बच्चों को टीका लगाया जाएगा। प्रदेश में भी स्वास्थ्य विभाग ने इस टीकाकरण कार्य की तैयारियां पूरी कर ली है। राज्य में इस आयु वर्ग के 13,21,286 बच्चों को टीके लगाए जाएंगे। इसके लिए पात्र लाभार्थी कोविन ऐप पर अपना पंजीयन करा सकते हैं। कोरोना टीकाकरण की राज्य नोडल अधिकारी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ प्रियंका शुक्ला ने बताया कि 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा निर्मित कॉर्बेवैक्स टीके लगाए जाएंगे। प्रथम डोज के 4 सप्ताह बाद इसका द्वितीय डोज लगाया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों के टीकाकरण अधिकारियों का उन्मुखीकरण किया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने अन्य बीमारियों से पीड़ित 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को टीके की एहतियाती डोज लगाने का फैसला किया था, लेकिन अब इस शर्त को खत्म कर दिया गया है। कल से 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोग एहतियाती टीका लगवा सकेंगे। डॉ शुक्ला ने बताया कि राज्य में इस आयु वर्ग के ऐसे लोग जिन्हें दूसरी खुराक लिए 9 महीने या 39 सप्ताह पूरे हो चुके हैं, वे अपनी तीसरी खुराक निकटतम कोविड टीकाकरण केंद्र में जाकर ले सकते हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने आज रायपुर नगर निगम की सामान्य सभा को संबोधित करते हुए पार्षदों का आह्वान किया कि वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें और जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहें। आज रायपुर के महापौर एजाज ढेबर ने शहर के लिए आगामी वित्त वर्ष का बजट भी पेश किया। राज्यपाल आज दुर्ग में आयोजित अतुल्य शक्ति कार्यक्रम में भी शामिल हुई। इस मौके पर सुश्री उइके ने कहा कि देश में महिलाएं बीते वर्षों के दौरान हर क्षेत्र में सशक्त हुई हैं और अब वे किसी भी मोर्चे में पीछे नहीं हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष सैयद शहजादी ने कहा है कि अल्पसंख्यक समुदायों के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में छत्तीसगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत है। आज रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के संबंधित विभागों को यह कोशिश करनी चाहिए कि नई उड़ान, सीखो और कमाओ, पढ़ो परदेश जैसी योजनाओं के तहत पात्र लोगों को आवेदन के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें इनका लाभ दिलाएं। सुश्री शहजादी ने अपने 3 दिवसीय प्रदेश प्रवास के दौरान राज्यपाल अनुसुईया उइके से सौजन्य मुलाकात करने के साथ ही अधिकारियों के साथ बैठक कर अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा उन्होंने विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात की। सुश्री शहजादी ने बताया कि उन्हें मुख्य रूप से ईसाई समुदाय की ओर से कब्रिस्तान के लिए जमीन आवंटन, बौद्ध समुदाय की ओर से सिरपुर में धर्मशाला के निर्माण के साथ ही मदरसों के शिक्षकों की ओर से नियमित रूप से वेतन न मिलने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष ने राज्य सरकार के अधिकारियों से अल्पसंख्यक समुदायों की इन मांगों को पूरा करने के लिए सकारात्मक पहल करने को कहा है। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने के साथ ही प्रशासनिक तैयारियां भी जोरों पर चल रही हैं। उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से ही प्रशासनिक अमला शहर में राजनीतिक दलों से संबंधित प्रचार सामग्रियों को हटाने की मुहिम चला रहा है। नगर निगम की टीम ने अभियान के पहले दिन करीब 130 की संख्या में विज्ञापन बोर्ड हटाए। वहीं चुनावी खर्चों पर निगरानी के लिए प्रशासनिक टीम गठित की गई है, जिसमें अपर कलेक्टर सीएल मार्कंडेय को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। गौरतलब
है कि खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 12 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना 16 अप्रैल को होगी। इस उपचुनाव के लिए 17 मार्च को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। खैरागढ़ विधानसभा सीट जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक देवव्रत सिंह के निधन के बाद से रिक्त है। श्रोताओं, आजादी के अमृत महोत्सव पर आकाशवाणी समाचार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जा रही प्रश्नोत्तरी के तहत आज का प्रश्न है, हिमाचल प्रदेश के उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताइए जिसे पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर या ईमेल आईडी amritmahotsav@prasarbharati.gov.in पर भेज सकते हैं। इस प्रतियोगिता के लिए एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और सांकेतिक पुरस्कार दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त है एक छोटे से विराम का। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी जान, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। छत्तीसगढ़ राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। राज्य विधानसभा में आज तेंदूपत्ता बोनस राशि के भुगतान को लेकर सवाल उठाया गया। विपक्षी सदस्य डमरूधर पुजारी ने सदन में यह जानना चाहा कि बोनस राशि का भुगतान कब किया जाएगा। जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि हिसाब किताब और ऑडिट करने के बाद बोनस राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। भाजपा सदस्य सौरभ सिंह ने बताया कि वर्ष 2019 का ही 5 करोड़ रुपए बोनस राशि का भुगतान बाकी है। इस पर वन मंत्री ने सदन में आश्वासन दिया कि लंबित भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। प्रश्नकाल में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक के एक प्रश्न के जवाब में वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि प्रदेश में वन विभाग की निविदाओं में गड़बड़ी के मामलों की प्रारंभिक जांच में 9 अधिकारी दोषी पाए गए हैं। इनमें भारतीय वन सेवा के 6 अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि दोषी अधिकारियों को नोटिस दी गई है और जवाब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। सांसद रामविचार नेताम ने कल राज्यसभा में छत्तीसगढ़ में जिला खनिज मद के हो रहे दुरुपयोग का मामला उठाया। एक बयान जारी कर राज्यसभा सांसद श्री नेताम ने बताया कि उन्होंने सदन को जानकारी दी है कि खनिज बाहुल्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना की राशि को खर्च करने में अनियमितता बरती जा रही है। शून्यकाल में यह मुद्दा उठाते हुए श्री नेताम ने बताया कि खनन प्रभावित क्षेत्रों में इस राशि से विकास करने का प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर रही है। दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण इलाके में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई है। मौके से 3 नग हथियार भी बरामद किए गए हैं। घटना के बाद इलाके में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। वहीं दंतेवाड़ा में ही लोन वर्राटू अभियान से प्रभावित होकर 2 महिला सहित 3 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन माओवादियों ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के डीआईजी और दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया। इन माओवादियों पर कई वारदातों में शामिल रहने का आरोप है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेसा कानून और वन अधिकार कानून लागू करने सहित अपनी 23 सूत्रीय मांगों को लेकर छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के बैनर तले कल रायपुर में आदिवासी समाज के लोगों ने प्रदर्शन कर रैली निकाली। रैली में शामिल सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष सोहन पोटाई ने आरोप लगाया कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदाय द्वारा सीलगेर मामले के प्रभावित लोगों को मुआवजा और नौकरी, जनजातियों को जाति प्रमाण पत्र जारी करने और नई भर्तियों पर आरक्षण रोस्टर लागू करने की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया।
नवा रायपुर में एनआरडीए भवन के पास आंदोलनरत किसानों के साथ मौजूद किसान सियाराम पटेल की मौत की दंडाधिकारी जांच शुरू हो गई है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस जांच के लिए अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी एनआर साहू को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। किसान की आकस्मिक मौत के संबंध में गवाहों के साक्ष्य, बयान और दस्तावेज रायपुर कलेक्टोरेट कार्यालय के कमरा नंबर 17 में अगले 10 दिनों तक लिए जाएंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोंडागांव जिले के विभिन्न गांवों में जनप्रतिनिधियों और आमजनों ने जल स्रोतों और उसके आसपास के क्षेत्रों की सफाई कर लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। दुर्ग जिले में नारकोटिक्स सेल ने आज करीब 67,000 रूपये की नशीली दवाइयां बरामद की हैं। रेल मदद ऐप द्वारा यात्रियों की शिकायतों के त्वरित निराकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले रेल कर्मियों को कल बिलासपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। होली के मौके पर रेलवे द्वारा दुर्ग और पटना के बीच 17 मार्च को एक फेरे के लिए होली सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। दुर्ग जिले में भिलाई इस्पात संयंत्र के एक सेवानिवृत्त अधिकारी से बीमा पॉलिसी के नाम पर 1 करोड़ 22 लाख रूपये की ठगी करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिल्ली नोएडा के एक गिरोह ने 6 अलग अलग स्कीम में निवेश कराने की बात कहकर अधिकारी से राशि हड़प ली। और रायपुर के भगत सिंह चौक पर एक ही वाहन पर सवार 3 लोगों को रोकने की कोशिश करने के दौरान वायरलेस सेट से मारने के आरोप में एक आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। वाहन पर सवार तीनों युवक रायपुर स्थित मेडिकल कॉलेज के जूनियर चिकित्सक हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार 12 से 14 वर्ष के बच्चों का कोविड टीकाकरण अभियान कल से शुरू करेगी। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की कार्यवाहक अध्यक्ष ने अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही योजनाओं के बारे में छत्तीसगढ़ में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाने की जरूरत बताई। खैरागढ़ उपचुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद प्रशासनिक अमले ने विभिन्न दलों से संबंधित प्रचार सामग्री को हटाया। और दंतेवाड़ा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 महिला माओवादी मारी गई, मौके से हथियार बरामद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।